ठीक है, रेगुलेशन 1 और 2 हो गया हमारा कि आपको पॉलिसी बनानी है। फिर वो पॉलिसी में अगर 10% टर्नओवर से ज़्यादा को मटेरियल डिफाइन करना है। फिर अगर ब्रांड यूसेज रॉयल्टी है तो 5% से ऊपर जो है वो मटेरियल माना जाएगा। फिर सब रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन और उनकी मटेरियल मॉडिफिकेशन ऑडिट कमेटी की अप्रूवल लगेगी, जो खाली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ही अप्रूव करेंगे। फिर ऑडिट कमेटी डिफाइन करेगी कि मटेरियल मॉडिफिकेशन होती क्या है, अपनी आरपीटी पॉलिसी में डिस्क्लोज करेगी। फिर एक ऐसी ट्रांजैक्शन जहां पे लिस्टेड कंपनी की जगह सब्सिडरी कंपनी रिलेटेड पार्टी से डील कर रही है, तो अगर उसकी वैल्यू लिस्टेड कंपनी की एनुअल कंसोलिडेटेड टर्नओवर का 10% से ज्यादा है, तब ऑडिट कमेटी अप्रूव करेगी लिस्टेड कंपनी की। अदरवाइज सब्सिडरी कंपनी ही अप्रूव करेगी अगर उससे कम है तो। और 2023 से अब ये जो लिमिट है वो सब्सिडरी की टर्नओवर के बेस पे होगी कि अगर सब्सिडरी की टर्नओवर का 10% से ज्यादा है तो लिस्टेड कंपनी अप्रूव करेगी, 10% से कम है तो सब्सिडरी अप्रूव करेगी। उसके बाद अगर तीसरा एग्जांपल है, ये जो राइट मूव लिमिटेड है। सर अगर ये जो 23 बोल रहे हैं ना आप, 1 अप्रैल 23, तो ये सब्सिडरी की स्टैंड अलोन टर्नओवर बराबर। यस, लेकिन समझो कि सब्सिडरी की सब्सिडरी तो अभी मैं आगे उसी पे ही आ रहा हूँ। अच्छा। अभी अगला एग्जांपल इसने क्या दिया कि राइट मूव लिमिटेड जो है, ये जो राइट मूव सब्सिडरी लिमिटेड है, राइट, ये एक लिस्टेड कंपनी है, मतलब इसकी होल्डिंग भी लिस्टेड है, ये भी लिस्टेड है जी। और ये सीमेंट बेच रही है राइट मूव लिमिटेड एलएलपी को। तो अगर ऊपर के एग्जांपल से अगर ये लिस्टेड नहीं थी तब तो लिस्टेड कंपनी का बोर्ड अप्रूव कर रहा था, ऑडिट कमेटी। बराबर। अब ये लिस्टेड है तो लिस्टेड राइट मूव लिमिटेड ऑडिट कमेटी अप्रूवल नॉट रिक्वायर्ड। क्यों? क्योंकि इसका खुद की ऑडिट कमेटी अप्रूव कर रही होगी इसको, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की। अच्छा। तो अभी दो केस हो सकते हैं ना, सब्सिडरी या तो अनलिस्टेड है, ये पहला केस हो गया अनलिस्टेड का। बराबर। तब तो इस लिमिट से ज्यादा है तो लिस्टेड कंपनी राइट मूव अप्रूव करेगी ऑडिट कमेटी, इससे कम है तो यही कंपनी खुद करेगी। लेकिन अगर लिस्टेड कंपनी और बराबर। ज्यादा भी है तो भी इसी कंपनी की ऑडिट कमेटी करेगी, लिस्टेड कंपनी नहीं करेगी, क्योंकि इसके ऊपर वो सारे प्रोविजन एप्लीकेबल है। सर अभी ये मेरे को इसमें ये डाउट है, जैसे अभी इस केस में अगर समझिए कि जो होल्डिंग कंपनी है उसकी सब्सिडरी लिस्टेड सब्सिडरी और उसकी सब्सिडरी। सुनो ना, आपका एग्जांपल लिखता हूँ, उसके हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। बोलो। हाँ चले। हाँ लिस्टेड अभी ये कंपनी है राइट होल्डिंग मूव कंपनी। लिमिटेड, ओके, हाँ राइट राइट राइट। ये है लिस्टेड कंपनी। आगे बोलो। अभी इसकी सब्सिडरी है वो भी लिस्टेड। राइट मूव सब्सिडरी लिमिटेड, लिस्टेड। बोलो आगे। और सर इसकी सब्सिडरी है वो अनलिस्टेड कंपनी। राइट मूव सेकंड सब्सिडरी, सेकंड सब्सिडरी लिमिटेड अनलिस्टेड, राइट। अब ये ट्रांजैक्शन कौन कर रहा है? अभी सर अभी इसमें कैसा मेरा मेरा कौन क्या कौन डाउट बेच है। रहा है? सीमेंट कौन बेच रहा है, मुझे ये बता दो पहले। राइट मूव हाँ एलएलपी को सीमेंट कौन बेचेगा? इसमें जो है राइट मूव को सीमेंट कौन बेच रहा है, ये जो लिस्टेड कंपनी है वो बेच रही है। चलो, अगर वो पार्टी है सबसे ऊपर वाली कि बीच वाली? सबसे ऊपर वाली। ये बेच रही है, ठीक है। तीनों ये सिनेरियो देख लो हाँ कि क्या क्या वो पार्टी। कंप्लायंस होती है। सेल्स हाँ हाँ। सीमेंट वर्थ 5 lakhs टू राइट मूव एलएलपी, ये ट्रांजैक्शन है। जी। तो इस केस में ना तो इसका रोल है ना इसका रोल है,
अब आपको सिर्फ ये एनालाइज बराबर। करना है कि 5 लाख रुपए ग्रेटर देन 10% ऑफ एनुअल कंसोलिडेटेड टर्नओवर है, बराबर। तो मटेरियल होगी ट्रांजैक्शन पहले बराबर है। तो ये अप्रूव कौन करने वाला है पहले? ऑडिट विद ऑडिट कमिटी। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। हाँ, किसका? इंडिपेंडेंट ऑफ लिस्टेड ओनली। लिस्टेड कंपनी। तो इसमें तो ये कंप्लायंस होगी, राइट? जी। अब अगले एग्जांपल में ले लो। अब यही सीमेंट, एक और ले लो इसके नीचे एग्जांपल। राइट मूव की सब्सिडरी अनलिस्टेड बेच रही है अभी, जी। अनलिस्टेड सब्सिडरी बेच रही है, सेम चीज। ये सेम सिनेरियो होगा। क्यों? क्योंकि ये जो सीमेंट है वो 10% एसीटी ऑफ लिस्टेड कंपनी से ज्यादा है। तो राइट मूव जो लिस्टेड कंपनी है, राइट मूव लिमिटेड, उसकी ऑडिट कमेटी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ लिस्टेड कंपनी लिमिटेड विल अप्रूव द ट्रांजैक्शन, जी। राइट? और अगर ये सिर्फ 5,000 रुपए का होता, यही सिनेरियो में, सेम सिनेरियो, लेकिन वैल्यू सिर्फ 5,000 रुपए है, अब कौन अप्रूव करता? अब ये हो जाती लेस देन 10% ऑफ लिस्टेड कंपनीज एसीटी, तो इसको राइट मूव सब्सिडरी लिमिटेड का बोर्ड या ऑडिट अप्रूव करता। ओके। तो दो सिनेरियो हो सकते हैं, या तो टर्नओवर से ऊपर है या टर्नओवर से नीचे है। अगर टर्नओवर से ऊपर थी ट्रांजैक्शन तब तो लिस्टेड कंपनी का बोर्ड अप्रूव कर रहा है, ऑडिट कमेटी, और लिस्टेड कमेटी एसीडी से नीचे है तो सब्सिडरी कंपनी का बोर्ड अप्रूव कर रहा है। अब यही ट्रांजैक्शन लिस्टेड कंपनी अगर करती, आइदर वे, और जी। ये दोनों कोई सी भी, इन हम्म। दोनों सिनेरियो में खाली राइट मूव सब्सिडरी लिमिटेड की ऑडिट कमेटी ही अप्रूव करती। क्यों? क्योंकि ये लिस्टेड कंपनी और खुद कॉर्पोरेट गवर्नेंस और ऑडिट कमेटी के प्रोविजंस में बंधी हुई है। समझे क्या ऐसा क्यों हुआ? यस। नितिन, अभी लास्ट, ये हाँ हाँ बोलो। सर एक मिनट, अभी राइट मूव लिमिटेड लिस्टेड सेल्समैन्स फॉर ठीक है। जी। जी। अब ये जो थर्ड कंपनी है ये कर रही है, अब कौन करेगा? अब ये सीमेंट बेच रही है जी। तो कौन अप्रूव करेगा? तो इसको अप्रूव करेगा राइट मूव सब्सिडरी लिमिटेड की ऑडिट कमेटी। ओके। क्योंकि अभी वो लिस्टेड कंपनी है इसके कंटेक्स्ट में। एंड सेकंड सब्सिडरी ऑडिट कमेटी अप्रूवल नॉट रिक्वायर्ड। मतलब फाइनली जो जो लिस्टेड कंपनी है उसका ऑडिट उसकी ऑडिट कमेटी को अप्रूव करना है, तो क्रेडिबिलिटी उसकी कमेटी को है। अब इस कंटेक्स्ट में जो हमने पढ़ा, हमने 3-4 सिनेरियो पढ़े। लिस्टेड कंपनी खुद डायरेक्टली कर रही है तो कुछ भी इन्वॉल्व नहीं है, उसकी ऑडिट कमेटी अप्रूव कर रही है। बराबर है। उसके बाद अगर वो अपनी सब्सिडरी के थ्रू ट्रांजैक्शन कर रही है और वो सब्सिडरी अनलिस्टेड है, तो आपको देखना है कि ये अमाउंट लिमिट से ऊपर है कि लिमिट से नीचे है। अगर लिमिट से ऊपर है तभी लिस्टेड कंपनी की ऑडिट कमेटी अप्रूव करेगी, ये वाला केस। जी। और ये अगर सब्सिडरी जो है वो खुद लिस्टेड है
तो रिगार्डलेस ऑफ वैल्यू उसकी ही ऑडिट कमेटी अप्रूव करेगी, उसको अपनी होल्डिंग कंपनी पे जाने की बराबर जरूरत नहीं है। बराबर और अगर उस लिस्टेड कंपनी की सब्सिडरी के नीचे एक और सब्सिडरी है जो अनलिस्टेड, अगर वो बेच रही है तो उसके ऊपर वाली जो जी लिस्टेड सब्सिडरी है जिसकी ऑडिट कमेटी है वो अप्रूव करेगी। अब इस कंटेक्स्ट में जी ये रेगुलेशन जो भी हम लोग पढ़े, ये वाला, सर एक मिनट ना, इसमें हम्म, समझो अगर समझो लिस्टेड है, लिस्टेड की सब्सिडरी वो भी लिस्टेड है हम्म, और एक सब्सिडरी है हम्म, और तीनों पार्टी है, तो हम्म, तीनों मतलब दो 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 कंपनी ऑडिट कमेटी अप्रूव करेगी ना? जिसका पार्टी है वो सब अप्रूव करेगी ना, अगर पार्टी है सब लोग, अगर अच्छा कुछ पार्ट एक कर रही है, कुछ बराबर पार्ट दूसरा कर रही है और ओके कुछ पार्ट तीसरा कर रही है। बराबर अब ये जो बी और सी है, डी है, ये हम लोगों ने एनालाइज किया था, जरा एक बार पढ़ दो और बोलो कि हमने जो लिखा है वो यही लिखा है कि कुछ और लिखा है। जी B, a related party transaction to which the subsidiary of the listed entity is a party, but the listed entity is not a party, हम्म, shall require prior approval of the audit committee of the listed entity. फिर से पढ़ता हूँ एक बार. B, a related party transaction to which the subsidiary of the listed entity is a party, but the हम्म, listed entity is not a party, हम्म, shall require prior approval of the audit committee of the listed entity. हम्म, If the value of such transactions, whether entered into or individually or taken together with previous transactions during a financial year exceeds 10% of the annual consolidated turnover as per the last audited financial statements of the listed entity. और अगर सिर्फ exceed हो रहा है तो 2023 से ये जो वर्ड है ये चेंज हो गया, ऑफ दी ये स्टैंड अलोन हो गया. सब्सिडरी का हो गया वो भी। हाँ 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 हाँ. Subsidiary का stand alone. हम्म, तो ये ये आपको देखो क्लियर from हुआ? 1st अगर April सब्सिडरी डील कर रही है 2023. और वो वैल्यू लिमिट से ऊपर है तभी होल्डिंग कंपनी की ऑडिट कमेटी अप्रूव कर रही है, बराबर. और वो लिमिट डिटरमाइन हो रही है 22 में लिस्टेड कंपनी की टर्नओवर से और 23 में सब्सिडरी कंपनी की टर्नओवर से। ठीक है, अब डी पढ़ो। तो मतलब सर 23 में जो अगर 23 में जो होल्डिंग लिस्टेड कंपनी है उसका वो खत्म हो जाएगा क्या? जो नहीं भी वो नहीं, उस सब्सिडरी केस का में जो ऑडिट कमेटी अमाउंट करेगा. की अमाउंट जो है डिटरमाइन की जाएगी वो सब्सिडरी के बेस पे की जाएगी कि सब्सिडरी की टर्नओवर कितनी है, उस अमाउंट से ज्यादा है तो अच्छा अच्छा खाली अच्छा. लिमिट और छोटी हो जाएगी। लिमिट छोटी होती है. ओके. अब डी पढ़ दो। The prior approval of the audit committee of the listed entity हम्म, shall not be required for a related party transaction to which the listed subsidiary is a party, but the listed entity is not a party. हम्म, Okay. If Regulation 23 and Subregulation 2 of Regulation 15 of these regulations are applicable to such listed subsidiary. दैट मीन कॉर्पोरेट ये क्या गवर्नेंस है के 15 प्रोविजंस और रिलेटेड पार्टी के प्रोविजंस अच्छा अगर कॉर्पोरेट लिस्टेड कंपनी को गवर्नेंस. एप्लीकेबल है तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रोविजन एप्लीकेबल होने का मतलब है उसमें ऑडिट कमेटी ऑलरेडी है, तो अच्छा. उस केस में लिस्टेड की जरूरत नहीं है। सर अगर ये जो लिस्टेड सब्सिडरी है हम्म, वो अगर एसएमई हो तो अगर उसको एप्लीकेबल है 15(2) तो भी ओके. ये कंडीशन आपको पूरी मतलब करनी है। उसका ये कंडीशन अगर उसका अगर सब्सिडरी पूरी नहीं कर रही तो होल्डिंग हम्म. कंपनी का ऑडिट कमेटी अप्रूव करेगी ट्रांजैक्शन। ओके ओके. और फिर अनलिस्टेड सब्सिडरी ऑफ ए लिस्टेड सब्सिडरी, हाँ तो उस केस में खाली एक की अप्रूवल चाहिए, ऊपर वाले की, नीचे वाले की ऑडिट कमेटी की अप्रूवल नहीं चाहिए। हाँ. तो प्रायर अप्रूवल ऑडिट कमिटी ऑफ लिस्टेड सब्सिडरी. ओके. हाँ, ठीक है, ये क्लियर हुआ। अभी ये नए प्रोविजंस आए हैं, जब भी कोई बोलेगा नई अमेंडमेंट क्या है तो वो ये अमेंडमेंट है। क्लियर तो हुआ ये, हम्म, लेकिन फिलहाल मतलब अगर मैं इसको कल पढ़ूंगा तो मेरा फिर से कंफ्यूजन होगा. हाँ, तो इसको सिंपल समरी में डालो ना। देखो, अब इसको सिंपल समरी में डालो, क्या क्या सिनेरियो दिए। लिस्टेड आरपीटी पहला केस है। दूसरा केस अनलिस्टेड सब्सिडरी, आरपीटी वैल्यू ग्रेटर देन 10% ऑफ एनुअल कंसोलिडेटेड टर्नओवर ऑफ लिस्टेड, जो 2022 तक है से 23 तक। और सेम चीज
23 onwards of annual standalone turnover of subsidiary. फिर उन्होंने बोला listed subsidiary governed by regulation 23 and 15(2) and RP related party. ये तीसरा केस पकड़ा. फिर सब्सिडरी ऑफ लिस्टेड सब्सिडरी, ये फोर्थ केस पकड़ा. अब पहले केस में ऑडिट कमिटी ऑफ लिस्टेड कंपनी रिक्वायर्ड, राइट, क्योंकि लिस्टेड कंपनी इन्वॉल्व है और कोई इन्वॉल्व नहीं है. इन दोनों केस में भी अगर 10% से ज्यादा है तो ऑडिट कमिटी ऑफ लिस्टेड कंपनी, इसमें भी ऑडिट कमिटी ऑफ लिस्टेड कंपनी. फिर इस केस में ऑडिट कमिटी ऑफ लिस्टेड कंपनी नॉट रिक्वायर्ड. और इस केस में सब्सिडियरी ऑफ लिस्टेड कंपनी में ऑडिट कमिटी ऑफ लिस्टेड सब्सिडियरी एंड ऑडिट कमिटी ऑफ अनलिस्टेड सब्सिडियरी नॉट रिक्वायर्ड. ये है क्रक्स इस सेक्शन का. क्लियर क्या? ये 4 सिनेरियो हो गए. पहला केस है ट्रांजैक्शन है लिस्टेड आरपीटी, दूसरी अनलिस्टेड सब्सिडियरी कर रही है ट्रांजैक्शन, तीसरी लिस्टेड सब्सिडियरी कर रही है ट्रांजैक्शन, चौथी सब्सिडियरी ऑफ लिस्टेड सब्सिडियरी कर रही है. तो पहले 3 केसेस में, पहले 2 केसेस में लिस्टेड कंपनी की ऑडिट कमेटी की अप्रूवल चाहिए. तीसरे केस में जब सब्सिडियरी खुद ही लिस्टेड है तो उसको नहीं चाहिए अपनी होल्डिंग कंपनी की ऑडिट कमेटी. और चौथे केस में जब उसकी सब्सिडियरी डील कर रही है तो उसके लिए तो वही पेरेंट हुई. तो सब्सिडियरी के केस में लिस्टेड सब्सिडियरी जो सब्सिडियरी है उसकी ऑडिट कमेटी करिए, पेरेंट की नहीं चाहिए. क्लियर? और अगर सब इन्वॉल्व है तो उस कंपनी की हर एक की लगेगी. अगर सब अपना अपना पार्ट करें सबकी लगेगी. यस यस. पूजा पढ़ दे तीसरा. हेलो. हेलो. हाँ पढ़ो थर्ड. तीसरा. हाँ. Audit committee may grant omnibus approval for related party transactions proposed to be entered into by the listed entity subject to the following conditions, namely: A. The audit committee shall lay down the criteria for granting the omnibus approval in line with the policy on related party transactions of the listed entity, and such approval shall be applicable in respect of transactions which are repetitive in nature. B. The audit committee shall satisfy itself regarding the need of such omnibus approval and that such approval is in the interest of the listed entity. The omnibus approval shall specify the name of the related party, nature of transaction, period of transaction, maximum amount of transaction that shall be entered into. The indicative base price, current contracted price, and the formula for variation in the price, if any, and such other conditions as the audit committee may deem fit. Provided that where the need of related party transaction cannot be foreseen and aforesaid details are not available, audit committee may grant omnibus approval for such transactions subject to their value not exceeding ₹1 crore per transaction. The audit committee shall review at least on a quarterly basis the details of related party transactions entered into by the listed entity pursuant to each of the omnibus approvals given. Such omnibus approvals shall be valid for a
period not exceeding 1 year and shall require fresh approvals after the expiry of 1 year. ठीक है, अभी सेक्शन का पहले क्रक्स बताता हूँ क्या कहानी है ये। अभी 1 में हमने पढ़ा कि ऑल ट्रांजैक्शंस टू बी अप्रूव्ड बाय ऑडिट कमिटी। तो अगर मुझे कुछ भी करना है तो ऑडिट कमेटी की मीटिंग बुलानी पड़ेगी। मुझे सेल ऑफ गुड्स करनी है, परचेज ऑफ गुड्स करनी है, तो जितनी बार चाहिए बिना कमेटी की अप्रूवल लिए मैं कर नहीं सकता, क्योंकि प्रायर अप्रूवल चाहिए। यस। अगर एक एक डायरेक्टर को मैं 1-1 लाख रुपए फीस दे रहा हूँ तो जितनी बार बुलाऊंगा उतने लाख रुपए मेरी कॉस्ट लगेगी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले देखता हूँ कि मुझे साल में क्या क्या ट्रांजेक्शन करनी है रिलेटेड पार्टी से, एक प्लानिंग करता हूँ। अच्छा। और एक ही बार में एक जनरल अप्रूवल ले लेता हूँ, ब्लैंकेट अप्रूवल। अब ये कैसे हो सकता है? लाइक एग्जांपल ले लो कि मुझको रेंट देना है सब्सिडरी को 5 लाख का पूरे साल में। मुझको उनको सेल ऑफ गुड्स करनी है 10 लाख की। मुझे उनसे परचेज करनी है 4 लाख की। मुझे उनको कंप्यूटर सर्विसेज देनी है 2 लाख की। अब ये मुझे करनी है 15 जनवरी को, ये करनी है 30 जनवरी को, ये करनी है 5 मार्च को, ये करना है 15 मई को। अब नॉर्मल केस में अगर ये प्रोविजन ना होगा तो मुझे इतनी बोर्ड मीटिंग बुलानी पड़ेगी ऑडिट कमेटी। यस। तो इससे अच्छा मैं क्यों नहीं कहता एक प्रपोजल डालता हूँ ओमनीबस अप्रूवल का। किस चीज के लिए? फॉर फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस जो रिपीटेटिव है, बार बार होती है, ड्यूरिंग FY 21-22। और ये अप्रूवल ले लेता हूँ उनसे। तो इस अप्रूवल को क्या कहेंगे हम लोग? अब मुझे कहीं नहीं मालूम है कि मैं उसके साथ किसी एक्स सब्सिडरी के साथ क्या करने वाला हूँ, मुझे कितनी अमाउंट का क्या करूंगा मुझे नहीं पता। तो मैं जनरल भी ले सकता हूँ जिसकी वैल्यू 1 करोड़ से कम होनी चाहिए पर ट्रांजैक्शन। ठीक है। सो ओमनीबस अप्रूवल का पहले कंसेप्ट समझे क्या कि क्या कंसेप्ट है। जी। अब इसको प्रोविजन के कंटेक्स्ट में पढ़ो। सबसे पहले ऑडिट कमेटी में ग्रांट ओमनीबस अप्रूवल फॉर लेटेस्ट प्रपोज्ड इंटरवल सब्जेक्ट टू। अब ये करना है, अगर ये ट्रांजैक्शंस की अप्रूवल देनी है तो क्या कंडीशंस फॉलो करनी? सब्जेक्ट टू कंडीशंस। क्या है वो कंडीशन? ये जो अगर नीचे की ट्रांजैक्शंस की अप्रूवल लेनी है तो फर्स्ट तो क्या है? प्राइस, कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस। देखो अभी क्या क्या चीजें लेनी है। सबसे पहले आपको ऑडिट कमेटी को क्राइटेरिया ले डाउन करना है। ओके। तो सबसे पहली कंडीशन है criteria for such approval should be laid down by committee as per RPT policy. And such transactions to be in repetitive nature, to be of repetitive nature. अभी आपको प्रोडक्ट सप्लाई करने हैं तो आप एक दिन थोड़ा ना करोगे, करते रहोगे बीच बीच में। बराबर। तो ये दो कंडीशन एक ही कंडीशन में इसने स्पेसिफाई कर दी। एक तो क्राइटेरिया डिफाइन होना चाहिए और दूसरा वो ट्रांजैक्शन रेपिटेटिव नेचर की होनी चाहिए। राइट। सेकंड कंडीशन, ऑडिट कमेटी को सेटिस्फाई होना है कि ये क्या जरूरत है, क्यों करना है, और ये अप्रूवल कंपनी के इंटरेस्ट में होनी चाहिए। सो ऑडिट कमेटी टू सेटिस्फाई इटसेल्फ of the need and these transactions are in interest of the company। ये इसको सेटिस्फाई होना है। और क्या होना है सेटिस्फाई?
approval should satisfy terms and conditions. So approval should be specific. Approval should specify terms and conditions. And if not specified, maximum value 1 crore. Right? Maximum value in one transaction should not exceed ₹1 crore. और क्या कंडीशंस है? ये रिव्यू करनी है. ट्रांजैक्शंस पर to be reviewed on quarterly basis and approval valid for 1 year, and post that fresh approval to be taken. अब जरा देख लो एक बार समरी में क्या मतलब हुआ. नितिन एक्सप्लेन करोगे क्या है ओमनिबस अप्रूवल? हाँ सर, जैसे अभी 4 एग्जाम्पल्स हम लोग ने लिए हैं. जैसे सब्सिडरी कंपनी को रेंट देना है 15 जनवरी को, जिसकी प्राइस है मतलब जिसकी अमाउंट है 50 lakhs. फिर सेल ऑफ गुड्स करना है 1 crore का 28 जनवरी को. तो परचेज ऑफ गुड्स करना है 40 lakhs का 5th मार्च को. और कंपनी कंप्यूटर सर्विसेज देना है 2 crore का 15 मई को. तो ये सारे ट्रांजेक्शन जो है उनके लिए बार बार ऑडिट कमेटी के पास जाना पड़ेगा. ऑडिट कमेटी की मीटिंग बुलानी पड़ेगी. तो ये सब झंझट मतलब ये सब जो है बार बार ऑडिट कमेटी की मीटिंग बुलाए या ये सब उसको अवॉइड कर रहे. तो इसके लिए हमें ब्लैंकेट अप्रूवल लेना पड़ेगा ऑडिट कमेटी से. पड़ेगा नहीं, पर ले सकते हैं. अगर आपको अलग अलग जाना आप जाओ, पड़ेगा नहीं ले सकते. लेकिन आपको ये ऑप्शन भी अवेलेबल है. तो ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं. तो ले सकते हैं हम ऑडिट कमेटी का ओमनिबस अप्रूवल एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर. तो अभी अगर ओमनिबस अप्रूवल लेना है ऑडिट कमेटी का तो उसके लिए कंडीशंस है. जो है क्राइटेरिया जो है वो ले डाउन करना पड़ेगा कमेटी के सामने. और वो जो है वो ये जो ट्रांजेक्शंस है वो रिपीटेटिव नेचर के रहने चाहिए. उसके बाद ऑडिट कमेटी जो है वो खुद को सेटिस्फाई करेगी कि ये ट्रांजेक्शन कंपनी के इंटरेस्ट में है या नहीं. फिर जो है अगर अप्रूवल जो है वो सब टर्म्स कंडीशन लिखेगी कि क्या क्या टर्म्स कंडीशन पे हम अप्रूवल दे रहे हैं, क्या टर्म्स कंडीशन रहेगी. और जो ट्रांजेक्शन है वो अगर एक ट्रांजेक्शन जो है वो 1 करोड़ के ऊपर नहीं होना चाहिए. नहीं ऐसा नहीं. अगर वो बोल रहे हैं कि अगर हम लोग नहीं एडवांस में डिटरमाइन कर सकते कि हम क्या ट्रांजेक्शन करने वाले हैं. अच्छा, हमें ट्रांजेक्शन की नेचर अभी नहीं पता है, तो उस केस में वो जनरल भी 1 करोड़ तक की लिमिट की अलाउ कर सकती है बिना टर्म कंडीशन के. ओके समझे. और ट्रांजेक्शन जो है वो क्वार्टरली बेसिस पे रिव्यू होना चाहिए. ऑडिट कमेटी का रिव्यू रहेगा. और 1 साल के लिए आपका जो अप्रूवल है वो वैलिड रहेगा. वैलिड. क्लियर पूजा? हाँ, ऑल क्लियर. आगे बढ़े. तो ये पॉइंट था 3. अब ये 3 रेगुलेशन पढ़े हम लोगों ने, 23, 1, 2, 3. अब हम आते हैं 4 पे. चलो 3 तो हो गया. 4 पढ़ दो पूजा. All material related party transactions and subsequent material modifications as defined by the audit committee under sub regulation 2 shall require prior approval of the shareholders through resolution, and no related party shall vote to approve.
ठीक है. Such resolution whether the entity is a related party to the particular transaction or not. Provided that prior approval of the shareholders of a listed entity shall not be required for a related party transaction to which the listed subsidiary is a party but the listed entity is not a party. If Regulation 23 and Sub-Regulation 2 of Regulation 15 of these regulations are applicable to such listed subsidiary. Explanation. For related party transactions of unlisted subsidiaries of a listed subsidiary as referred above, the prior approval of the shareholder of the listed subsidiary shall suffix. Provided further that requirements specified under this sub-regulation shall not apply in respect of a resolution plan approved under Section 31 of the Insolvency Code, subject to the event being disclosed to the recognized stock exchanges within 1 day of the resolution plan being approved. ठीक है. अभी हम लोगों ने जब पढ़ा था ऊपर, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि all transactions to be approved by audit committee, right? बराबर. अब यहाँ पे बोल रहा है all material related party transaction. Shareholders. जी. और मटेरियल हम लोगों ने डिफाइन किया था 10% एक्सेस ऑफ 10% ऑफ 10% ऑफ एक्ट ऑफ लिस्टेड. ठीक है. अब कोई ट्रांजैक्शन अगर इस वैल्यू से ज्यादा हो रही है तो आप ये ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते अनलेस प्रायर अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर इज ऑब्टेन्ड. सो ऑडिट कमेटी की अप्रूवल भी लगेगी प्लस शेयर होल्डर की अप्रूवल भी लगेगी. तो हमारे केस में जब हम 40,000 रुपए की लिमिट है और 5 लाख का सीमेंट हम बेचना चाह रहे हैं तो हम सीमेंट सप्लाई नहीं कर सकते जब तक हमारे शेयर होल्डर अप्रूव ना कर दें. ठीक है. बराबर. यही बोल रहे हैं सर. ये ऑर्डिनरी है या स्पेशल है? कौन सा? वो कंपनी एक्ट के हिसाब से आएगा. अच्छा. हम उसको भी लेंगे बाद में, लिंक करेंगे कि कोई भी अप्रूवल कैसे लेते हैं. तो ये पहला हो गया. उसके बाद उसने क्या बोला, अब यही जो ट्रांजैक्शन है अगर लिस्टेड सब्सिडरी कर रही है तो होल्डिंग लिस्टेड कंपनी के शेयर होल्डर की अप्रूवल नॉट रिक्वायर्ड. राइट. जैसा ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था, क्योंकि इसको खुद को ही सारे प्रोविजंस एप्लीकेबल है. फोर्थ देखो, shareholder of a listed entity shall not be required to be the listed subsidiary is a party but the listed company is not a party. अगर ये प्रोविजंस इसको एप्लीकेबल है. सेम जो हमने ऊपर पढ़ा था वही है कंसेप्ट. बराबर. तो इसका मतलब होल्डिंग कंपनी की अप्रूवल से ही काम हो जाएगा इसका, मतलब अपने खुद की एजीएम बुला के. बराबर. बराबर. और उसके बाद जो उसकी सब्सिडरी है अनलिस्टेड वाली, अगर वो ट्रांजैक्शन कर रही है तो खाली लिस्टेड कंपनी की सब्सिडरी से होना चाहिए. और थर्ड केस था अनलिस्टेड सब्सिडरी ऑफ लिस्टेड सब्सिडरी डूइंग आरपीटी, देन अनलिस्टेड शुड नॉट टेक अप्रूवल. Only listed subsidiaries, listed subsidiary approval is sufficient. दोनों को नहीं लेने की जरूरत है. Shareholder approval is sufficient. तो ये था फोर्थ पॉइंट. बेसिक कंसेप्ट, मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो शेयर होल्डर अप्रूव करते हैं. ये जो नीचे वाली दो क्राइटेरिया बहुत कम केसेस में आएगी, जहां पे भी आप डील कर रहे होगे अपनी खुद की कंपनी के लिए डील कर रही होगी. नीचे वाली तभी आएगी जब आप सब्सिडरी के थ्रू काम कर रहे हो, होल्डिंग कंपनी से ना करके. तो आपको माइन्यूटली तब देखना है जब आपका वो वाला केस है. अदरवाइज आपको अगर 10% ऑफ टर्नओवर से ऊपर जा रहे हो तो आपको शेयर होल्डर की अप्रूवल रिक्वायर्ड है. ये वॉइस गई.
नहीं आ रही मतलब। आई क्या? हेलो? और इसके अंदर एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन है इसके अंदर। सर मुझे वॉइस नहीं आ रही। अभी मैं बंद करके दोबारा चालू करता हूँ, फिर आ जाएगी। ट्रांजैक्शंस अंडर आईबीसी प्लान डिस्क्लोज टू स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, यहाँ पे भी स्टॉप करते हैं। 4 रेगुलेशन किए हैं हम लोगों ने, और फिर से अगले उसमें करते हैं। जी ये एक बार लास्ट वाला जल्दी जल्दी बोल शीट। ठीक है, क्या हुआ? अभी चालू है, बोलो। लास्ट वाले में क्या था कि अगर आईबीसी प्लान के कंटेक्स्ट में कोई ट्रांजैक्शन हो रही है और वो ट्रांजैक्शन आपने एक्सचेंज को डिस्क्लोज की हुई है, तो एक्सेप्शन रहेगी।